हेलो। तो आपको पता है हम कर रहे हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी की तैयारी, मतलब नेट और जेआरएफ करने के लिए। तो आज की इस वीडियो पिछली वीडियो में हमने किया था जो कांट की जो परिकल्पना उसके बारे में। अब हम जो करने जा रहे हैं आज वो जियोमॉर्फोलॉजी का ही टॉपिक है, क्योंकि अब जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है जो लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है उसके बारे में। ठीक है, पहले हमने की थी कांट की जो वायवीय राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। यह भी द्वैतारक मतलब कल्पना है, द्वैतारक सिद्धांत से संबंधित है ये। ठीक है, दो तारों से बनने वाले जो मतलब ग्रह और सौर मंडल है उसके बारे में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो लाप्लास जो है ये एक फ्रांसीसी विद्वान है और इन्होंने जो ये मत है जो लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, ये 1796 ईस्वी में व्यक्त किया था। ठीक है, इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम इसे मतलब याद कर लीजिए अच्छे से। और यह परिकल्पना कांट के विचार से कुछ साम्य रखती है। जो लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है, जो कांट ने जो ये जो वायवीय राशि परिकल्पना दी थी इससे संबंधित है। यह परिकल्पना लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया। जो कांट की जो परिकल्पना थी उसमें इसने संशोधन किया। जो कांट की परिकल्पना के 3 मुख्य दोष थे जो हमने देखा था। तो सबसे पहला क्या था, निहारिका अथवा आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। यानी निहारिका में जो कण है उनके टकराने से क्या ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। फिर क्या है दूसरी गलती, कणों के टकराने से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। कांट ने क्या कहा था भी, कणों के टकराने से जो है गति उत्पन्न हुई, लेकिन ये उसमें एक त्रुटि थी क्योंकि कणों के टकराने से गति उत्पन्न नहीं होती। तीसरी क्या कमी थी, आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। यानी आकार के बढ़ने से गति में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, ये 3 गलतियां थी। इन अशुद्धियों को मतलब दूर करने के लिए लाप्लास ने जो है अपना जो सिद्धांत है बताया। प्रथम समस्या अर्थात निहारिका के ताप की समस्या हल करने के लिए उन्होंने यह मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप निहारिका थी। यानी लाप्लास ने पहले ही मान लिया कि जो ब्रह्मांड में पहले से ही विशाल तप निहारिका थी। ठीक है, और यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी। ठीक है, इसने पहले ही मान लिया भी मतलब जो निहारिका थी वो तप्त है और वो पहले से ही गतिशील है, उसमें कोई टकराव वगैरह कुछ इन्होंने ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं किया भी ये पदार्थ मतलब कैसे तप्त है, इस बारे में ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया। सीधा ही बता दिया भी निहारिका विशाल तप्त निहारिका है ब्रह्मांड में और यह निहारिका गतिशील है। ठीक है, यह निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। यानी इन्होंने फिर क्या माना, कांट ने तो माना था, क्या माना था भी जो निहारिका है वो मतलब गर्म होकर क्या हो गया, उसमें गति बढ़ी, गति बढ़ने से जो है जो उसका आकार बढ़ा, आकार बढ़ने से मतलब आकार बढ़ने से गति बढ़ी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या माना भी निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। ठीक है, मतलब शीतल हुई। ठीक है, शीतल होकर आकार में सिकुड़ी, लेकिन वो फैली थी। ठीक है, जो कांट ने बताया था निहारिका, इन्होंने जो निहारिका बताई है, ठीक है, इन्होंने बताया भी ये सिकुड़ी है शीतल होकर। इस प्रकार उपयुक्त 3 समय के माने हुए तथ्यों के आधार पर अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील तप्त महापिंड था जिससे को लाप्लास ने निहारिका नाम दिया। ठीक है, फिर क्या है, निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। यानी निहारिका की गति बढ़ने से क्या हुआ, ऊष्मा है वो उसमें ह्रास होने लगा, जिस कारण इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। ठीक है, जो बाह्य भाग है वो शीतल होने लगा। इस प्रकार निहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण, ठीक है, जो निहारिका है उसका शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा। ठीक है, जो निहारिका शीतल हुई उसमें क्या संकुचन यानी सिकुड़ने लगी, छोटी होने लगी। परिणाम स्वरूप निहारिका के आकार तथा आयतन में ह्रास होने लगा। ठीक है, उसका आयतन और आकार में ह्रास हुआ, छोटी हुई। आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि हुई। ठीक है, और यह यहाँ पर कांट की तृतीय गलती भी दूर हो जाती है। ठीक है,
अत्यधिक गति के कारण केंद्र प्रसारित बल यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? केंद्र प्रसारित बल के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। यानी जो ऊपरी भाग है वो शीतल हो गया, अंदर का जो भाग है वो तरल अवस्था में गर्म है। ठीक है, तो उस कारण क्या हुआ, वो मतलब उसके साथ घूम नहीं सका क्योंकि वो कठोर हो गया था, ठोस हो गया था। ठीक है, इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते हुए सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ले के रूप में पृथक होने लगा। कुछ समय बाद यह गोल छल्ला निहारिका से अलग होकर बाहर निकल आया तथा निहारिका का चक्कर लगाने लगा। यानी ये जो छल्ला है ठंडा होकर ये बाहर निकल गया, ये निहारिका का चक्कर लगाने लगा। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला तथा बाद में यह छल्ला 9 घरों में विभाजित हो गया, जबकि कांट के अनुसार निहारिका से 9 छल्ले निकले, लेकिन लाप्लास ने बताया कि एक ही छल्ला निकला तथा प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया। प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायवीय ग्रंथि का रूप धारण किया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गया। इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का आविर्भाव हुआ। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी विद्वान रोस ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन किया। जो रोस है उसने जो लाप्लास की परिकल्पना है उसमें संशोधन किया। संशोधन में इसने क्या किया, लाप्लास ने के अनुसार निहारिका से निकले एक भारी छल्ले के कई पतले छल्ले बाहर निकल गए, परंतु रोस ने बताया कि मुख्य निहारिका से कई पतले छल्ले क्रमश अलग हुए। यानी रोस ने बताया कि जो निहारिका से कई छल्ले निकले, प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इसी क्रम के जारी रहने से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और अब देख लेते हैं इसका मूल्यांकन। अपने सरल रूप के कारण लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है वो प्रारंभ में काफ़ी समर्थन मिला तथा लगभग 150 वर्षों तक इसको मान्यता मिलती रही। यानी 150 वर्षों तक इसकी जो परिकल्पना है इसको मान्यता मिली। यानी यही जो परिकल्पना इसे मान लिया गया कि इसी से जो है अपने सौरमंडल की है जो उत्पत्ति हुई है। परंतु सौरमंडल संबंधी नवीन वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों के प्रकाश में आने के कारण, यानी जैसे जैसे नए नए सिद्धांत आए तो इस परिकल्पना का समर्थन जो है वो कम हो गया। इस परिकल्पना में न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या का हल की गई, वरन उसकी रचना स्वभाव का भी वर्णन किया गया। इसके अनुसार ग्रह प्रारंभ में मौलिक रूप में वायवीय अवस्था में थे, यानी पहले वायवीय अवस्था में थे, तत्पश्चात शीतल होते समय तरल अवस्था में आए एवं अंत में ठोस भूपटल का निर्माण हुआ। परंतु इस बात के विपरीत कुछ विद्वानों ने यह बताया कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति एवं वृद्धि काल से ही एक ठोस रूप में रही होगी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में एक तरल अवस्था अवश्य रही होगी। ठीक है, ये जो एक तरल अवस्था, लेकिन अतः निहारिका परिकल्पना का इस संबंध में पर्याप्त महत्व है। इस परिकल्पना के विरोध में निम्नलिखित है जो मतलब तथ्य है वो प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहला है सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय वेग, जो कि प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था, भ्रमण की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि निहारिका के मौलिक कोणीय वेग से पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकता। कोणीय वेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार मौलिक निहारिका का कोणीय वेग वर्तमान सूर्य एवं उसके सदस्य जो ग्रह हैं के कुल कोणीय वेग के बराबर होना चाहिए। यानी जो सूर्य का जो कोणीय वेग है और जो उसके सदस्य ग्रह का वेग है वो उसके बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, जो संपूर्ण कोणीय वेग का है 98% है जो वो ग्रहों में, और शेष 2% वर्तमान सूर्य में है। ठीक है, जो कोणीय वेग है। तो इस प्रकार यह परिकल्पना गणितीय सूत्रों के विपरीत है। ठीक है, और फिर दूसरी कमी क्या है, निहारिका से 9 छल्ले ही क्यों निकले, यानी निहारिका से सिर्फ 9 छल्ले ही क्यों बने, क्योंकि जो वो पदार्थ निकला था उससे, ठीक है, 9 से अधिक भी छल्ले निकल सकते थे। इस समस्या का निदान लाप्लास की तरफ से नहीं मिल सकता।
मिलता। घनीभवन के कारण एक छल्ले का सारा पदार्थ एक ही गोल पिंड के रूप में नहीं बदल सकता। ठीक है, वस्तुतः छल्ला छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाएगा तथा एक ही छल्ले से कई छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रह बन जाएंगे। यह भी एक हमें बताई जाती है भी इससे 9 छल्ले ही क्यों निकले, और 9 छल्ले जो मतलब पदार्थ है उससे एक छल्ला कैसे मतलब वो इकट्ठा हो जाएगा इतना ज़्यादा। ठीक है, और वे इकट्ठा होने के बाद फिर दोबारा टूट जाएगा। ये थोड़ा मतलब तर्कपूर्ण नहीं था। और फिर है निहारिका के कणों की अल्पपारंपरिकता संलग्नता के द्वारा छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा तथा उस क्रिया में अवकाश नहीं हो सकता। यानी अगर निहारिका से छल्ले निकले थे उस टाइम एक एक करके या जो भी निकले थे, ठीक है, तो वो छल्ले अब भी निकलने चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी मतलब थोड़ा जो लाप्लास की परिकल्पना है उसको थोड़ा गलत ठहरा देता है। यदि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई तो प्रारंभ में ये वे द्रवित अवस्था में रहे होंगे, परंतु द्रवित अवस्था में ग्रह निर्बाध रूप से परिभ्रमण तथा परिक्रमा नहीं कर सकते। जो इन्होंने बताया है भी मतलब जो निहारिका से जो मतलब जो ग्रह निकले हैं वो पहले द्रवित अवस्था में रहे होंगे। अगर वे द्रवित अवस्था में रहे होंगे तो वो क्या है, उनमें गति कैसे हो सकती है, यानी वो घूम नहीं सकते। जो पानी है अगर वो द्रवित अवस्था है यानी पानी पानी की तरह है मतलब, ठीक है, तो वो घूम नहीं सकते। ठीक है, वो अच्छी, ठीक है, घूम नहीं सकते और उनमें घर्षण होता रहता है। केवल ठोस पिंड ही पूर्ण रूपेण परिभ्रमण, यानी जो ठोस पिंड है वो ही पूर्ण रूपेण परिभ्रमण तथा परिक्रमा कर सकते हैं। यानी इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो द्रवित पदार्थ है वो अच्छे से घूम नहीं सकता और वो अच्छे से परिभ्रमण भी नहीं कर सकता। केवल ठोस पदार्थ है वो ही परिभ्रमण और परिक्रमा कर सकता है, लेकिन लाप्लास ने इसके विपरीत बताया। ठीक है, पांचवा क्या है, इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रहों की दिशा में ही घूमना चाहिए। इस तथ्य के विपरीत शनि तथा बृहस्पति के उपग्रह अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया, जो ग्रह है ग्रहों की गति के अनुसार ही उसके जो उपग्रह हैं उनकी गति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, जो शनि है और बृहस्पति है इनके ये जो है इसके विपरीत दिशा में घूमते हैं। यानी शनि और बृहस्पति ग्रह जिस दिशा में घूमते हैं उसके उपग्रह उसकी उल्टी दिशा में घूमते हैं। शनि तो ऐसे घूमता है, ठीक, और उसके ग्रह ऐसे घूमते हैं, तो ये इस सिद्धांत के विपरीत है। संभवतः लाप्लास की परिकल्पना के समय तक केवल ऐसे ही उपग्रहों का पता लग पाया था जो अपने पिता ग्रहों के चारों तरफ घूमते थे। बाद में चलकर ऐसे अन्य उपग्रहों की खोज हुई जो कि अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में भी घूमते हैं। यानी बाद में कुछ पहले तो कुछ ऐसे ग्रहों की खोज हुई जो अपने जो ग्रह की गति के अनुसार ही उसके उपग्रह घूम रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसे ग्रह मतलब खोज लिए गए जिनकी गति जो है वो ग्रहों के विपरीत है। यानी अगर ग्रह इस तरह घूम रहे हैं तो वो उपग्रह हैं जो इस तरह घूम रहे हैं ग्रहों के। ठीक है, यानी ग्रह की गति के विपरीत उपग्रह की गति है। यदि सूर्य निहारिका का एक ही भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच में उपारा होना चाहिए। यानी सूर्य अगर निहारिका का जो बचा हुआ भाग है वो है, तो इसके बीच में अगर ये तरल अवस्था में है तो ये मतलब बीच से उभरा हुआ होना चाहिए, यानी बीच से उभार होना चाहिए इसमें थोड़ा बहुत, जिससे यह मालूम पड़ता है कि एक नील छल्ला पृथक होकर बाहर निकलने वाला है, पर ऐसा नहीं देखा जाता है। लाप्लास यह मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में एक गतिशील तथा तप्त निहारिका थी, पर यह निहारिका कहाँ से आई, उसमें ऊष्मा गति कैसे पैदा हुई, इन प्रश्नों का उत्तर इस परिकल्पना से नहीं मिल पाता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि लाप्लास की यह परिकल्पना कल्पना मात्र ही है। उपयुक्त त्रुटियों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि यह निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में गलत धारणा को प्रस्तुत करती है। साथ ही पृथ्वी के इतिहास तथा उसके भूगर्भ के विषय में भी गलत तथ्यों को प्रचार करती है। वर्तमान समय में यह परिकल्पना मान्य नहीं है। यानी हमने देखी है अब लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है उसका मूल्यांकन भी किया है। थोड़ा थोड़ा और बता देते हैं। जो सबसे पहले क्या है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, ये याद रखनी है। फ्रांसीसी विद्वान था ये,
1796 में मतलब इसने जो अपनी परिकल्पना दी थी और इसका वर्णन एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया है। इसने जो है इसकी जो परिकल्पना है लाप्लास की, वो कांट की जो परिकल्पना है, ये जो कांट की परिकल्पना है गेसियस हाइपोथेसिस, इस पर ही आधारित है। जो कांट की जो तीन कमियां थी, ठीक है, जो मतलब पदार्थों के टकराने से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती और कणों के टकराने से गति भी नहीं उत्पन्न होती और आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं होती, ये तीन कमी है कांट की। और इनको सही करने के लिए लाप्लास ने ये तीन इसकी कमियां हैं जो इनको दूर किया है लाप्लास ने संशोधन करके। जिसमें क्या है, निहारिका पहले से ही एक ब्रह्मांड में जो है विशाल तप निहारिका थी, पहले से ही मान लिया इसने। और निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी, पहले से ही ब्रह्मांड में विशाल तप निहारिका थी, पहले से ही ये गतिशील थी और यह निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। ठीक है, ये जो इन तीन कमियां हैं इनको दूर किया। फिर निहारिका जो इसने लाप्लास ने क्या बताया कि निहारिका की गति के विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण इसका बाहरी भाग शीतल हो गया। और शीतल होने से क्या हुआ, शीतल होने से क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। ठीक है, जो बीच का जो निहारिका का भाग है वो सिकुड़ता गया और जो बाहरी भाग ठोस हो गया, शीतल होकर मतलब ठोस हो गया और बीच का भाग है वो सिकुड़ने लगा। इससे ये पदार्थ है जो अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर के पदार्थ से अलग हो गया, यानी जो बाहर का पदार्थ है वो जो निहारिका से अलग हो गया, ये एक छल्ले के रूप में बाहर निकला। ये फिर एक मतलब एक छल्ले के रूप में बाहर निकलने से ये जो एक छल्ला निकला है, सिर्फ एक ही छल्ला निकला और इस एक छल्ले से क्या हुआ, इस एक छल्ले से 9 ग्रह का निर्माण हुआ। और इसी मतलब 9 ग्रह के निर्माण के जिस तरह इस ग्रह का निर्माण हुआ सौर मंडल में, इसी तरह इनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें मतलब इतना ही बताया, इसमें थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। और फिर उसने क्या किया, 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान है रोस ने इसमें संशोधन किया। लाप्लास ने क्या माना, सिर्फ एक छल्ला निकला, रोस ने क्या माना, कई पतले छल्ले निकले। ठीक है, और इनसे उत्पत्ति हुई। इनकी कमियां क्या थी, कमियां देख लेते हैं। जो कोणीय वेग है जो वो मतलब कोणीय वेग है वो सही नहीं है, यानी कोणीय वेग है जो 98% तो ग्रहों में है, शेष 2% वर्तमान सूर्य में है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एक ही निहारिका से या निहारिका से बने हैं तो निहारिका का भाग है तो। और निहारिका से दूसरी गलती क्या है, निहारिका से 9 छल्ले क्यों निकले, ये भी बात है। और फिर क्या है, अल्प पारस्परिक संगलता द्वारा छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा, यानी छल्ले अभी भी निकलने चाहिए सूर्य से अगर हैं तो, ये भी एक वो है कमी है। फिर इसके बाद में क्या है, निहारिका से जो द्रवित पदार्थ होगा तो वो परिभ्रमण नहीं कर सकते, ठोस पदार्थ ही पूर्ण रूपेण परिभ्रमण और परिक्रमा यानी घूम सकते हैं और गति कर सकते हैं, ठोस पदार्थ। ठीक है, और क्या है, इसके अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को पिता ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए, जबकि ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और निहारिका का अगर सूर्य भाग है तो वो बीच में से मतलब थोड़ा वो होना चाहिए, बीच में से मतलब ये थोड़ा उभरा हुआ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, जबकि ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और फिर क्या है, और हमने देखा गतिशील तप निहारिका थी और यह निहारिका कहाँ से आई, उसमें ऊष्मा और गति है पहले से कैसे पैदा हुई, इन प्रश्नों का भी इसने लाप्लास ने जवाब नहीं दिया है। ये थी हमारी द्वैतवादी या हम कह सकते हैं अद्वैतवादी परिकल्पनाएं थी। ठीक है, ये हमारी दो थी अद्वैतवादी परिकल्पना। सबसे पहले कौन सी थी, कांट की, और दूसरी कौन सी थी, लाप्लास की। ठीक है, ये अद्वैतवादी परिकल्पना थी, शायद मैंने शुरू में वीडियो में थोड़ा गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये अद्वैतवादी परिकल्पना है कांट की। इससे के अलावा भी कई और संकल्पनाएं हैं जो ये देखिए अद्वैतवादी संकल्पना जिसमें हमने क्या कौन सी कर ली है, कास्ते बफन कहीं थोड़ा बहुत किया है बताया हमने, एमनुअल कांट की कर ली है और लाप्लास की कर लिया है। इसमें योगदान है जो रोस ने भी दिया है, रोस का बता दिया है, लाकियर का भी है, अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर तो वो लाप्लास कांट और रोस के बारे में थोड़ा बहुत किया है। और कास्ते बफन ये थोड़ा देख लेते हैं। जो सबसे पहले है वो कास्ते द बफन ने जो वैज्ञानिक संकल्पना है उसमें काम किया 1749 में। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके बाद में किसने काम किया, उसके बाद कांट ने किया। कांट ने कब अपनी परिकल्पना दी है थोड़ा याद कर लो, कांट ने
वायवीय राशि परिकल्पना दी 1755 में, ठीक है। और फिर है लाप्लास का, लाप्लास ने कब दी? 1796 में। ये थोड़ा याद कर लो। ये क्या है? ये अद्वैतवादी संकल्पनाएं हैं, जिसको हमने आज अच्छे से किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ आई होगी। आगे की वीडियो में हम द्वैतवादी परिकल्पना है यानी द्वैतवादी संकल्पनाएं हैं उनको करेंगे अच्छे से। ओके, बाय।